अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम मैथ 101 का लेक्चर नंबर 9 करेंगे, जिसमें हमने लिमिट्स का टॉपिक स्टार्ट करना है। पीछे हमने फंक्शंस को डिस्कस किया था। अब उन्हीं फंक्शंस पे अगर हमने लिमिट्स अप्लाई करनी हो तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है वो हमने करना है। बड़ा शॉर्ट सा लेक्चर है आज का, सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी डिटेल में एग्जांपल्स भी करेंगे और कुछ लॉज भी पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। स्टार्ट करते हैं। देखें जी, कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं, हमारी बुक का नाम है कैलकुलस। तो कैलकुलस में क्या होता है, हमने डिफरेंट प्लेन रीजन्स के एरियाज़ वगैरह फाइंड करने होते हैं या टेंजेंट लाइंस जो हैं वो फाइंड करनी होती हैं। टेंजेंट क्या है? बेसिकली कोई भी कर्व है या कोई भी सर्कल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सर्कल है आपके पास और आप इसके बाहर से एक ऐसी लाइन गुजारते हैं जो इसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, उससे हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो टेंजेंट की डेफिनेशन आपने बस अपने माइंड में ये बिठा लेनी है, कोई भी ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को या किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच करे, उसे हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। और कैलकुलस के अंदर हम दो ही मेजर ब्रांचेस पढ़ते हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। तो अगर हम ये टेंजेंट लाइंस के मुतालिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब है हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से करते हैं? कैलकुलस दैट कम्स आउट ऑफ टेंजेंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड डिफरेंशियल कैलकुलस। इसी तरह से अगर इन सर्कल का, कर्व का, ठीक है, और ये जो पूरा एक रीजन है, फॉर एग्जांपल ये एक पूरा रीजन बन गया ना, इसके अंदर एरिया की बात की जाए तो एरिया से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है तो वो आती हैं इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। ठीक है, तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल का आपने डिफरेंस याद रखना है। पेपर में भी आ सकता है आपको, शॉर्ट क्वेश्चन में तो बहुत कम ही आता है, लेकिन एमसीक्यूज वगैरह में आ जाता है कि डिफरेंशियल कैलकुलस में हमेशा आप टेंजेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और जो इंटीग्रल कैलकुलस है उसमें आप लोग एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, लिमिट्स क्या होती है? लिमिट बेसिकली इज़ अ वे टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ y वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू x वैल्यूज़। यानी x की वैल्यू जैसे जैसे हम फंक्शंस के अंदर पुट करते हैं तो हमने पढ़ा था कि y की वैल्यूज़ भी चेंज होती जाती हैं। तो x की एक वैल्यू आप रख लें, फॉर एग्जांपल नंबर लाइन पे कोई भी एक वैल्यू है x की, तो आप जैसे जैसे इसकी वैल्यू को अप्रोच करेंगे तो उस तरह से y की वैल्यूज़ किस तरह चेंज होती हैं, उसके जो बिहेवियर होगा उसको हम स्टडी करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं? लिमिट यूज़ करते हैं। वो कोई सम नंबर भी हो सकता है, यानी जैसे सम नंबर हमने यहाँ पे 2 यूज़ कर लिया कि ये 2 को अप्रोच कर रही है, या वो इन्फिनिटी भी हो सकता है, यानी आगे चलती जाएंगी x की वैल्यू अप टू इन्फिनिटी, यानी लास्ट नंबर हमें नहीं पता, तो इन्फिनिटी तक भी वैल्यूज़ जा सकती हैं। और जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, x की वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं, तो y की वैल्यूज़ किस तरह से चेंज होती हैं वो बिहेवियर देखने के लिए हम लिमिट्स यूज़ करते हैं। अब नीचे इसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है या नोटेशन आ जाती है कि लिमिट्स को आप लिखते किस तरह से हैं। लिमिट को आप हमेशा इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस x नॉट, और x नॉट के ऊपर हमने छोटा सा यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, साथ में हमारा फंक्शन आ जाएगा और ये पूरा जो है इसको हम लिमिट L1 कह देते हैं। ठीक है, x नॉट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऊपर आपसे कहा कि x की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? 2 को, तो मैं ये लिमिट यूँ लिख सकती हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 2, यानी x नॉट की जगह हमने 2 लिख दिया। अब इस 2 के ऊपर आप एक दफ़ा पॉजिटिव लगा के साथ में कोई भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल x² - 4 है, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर आपने ये लिमिट जो है वो पुट करनी है। तो आप जब प्लस का साइन लगाते हैं इसका मतलब है आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस x नॉट, या हम यहाँ पे इस एग्जांपल में कहेंगे एज x अप्रोचेस 2 फ्रॉम द राइट इज इक्वल टू L1। ठीक है, आपने उसने लिमिट 1 का नाम दे दिया। ये तो काफ़ी लंबा हो जाता है, सिंपल हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो हम इसको पढ़ेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो आपने समझ जाना है कि ये वो लिमिट है जिसमें हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी इस 2 को हम इस साइड से, राइट साइड से अप्रोच करते हुए आ रहे हैं। इसी तरह से अगर x की वैल्यू x नॉट को अप्रोच कर रही है और ऊपर नेगेटिव साइन हमने लगा दिया, तो नेगेटिव साइन जब फंक्शन में हम नेगेटिव साइड से लिमिट पुट करते हैं तो इसका मतलब है हम लेफ़्ट साइड से लिमिट पुट कर रहे हैं, तो यानी हम इस साइड से जा रहे हैं x की तरफ। ठीक है, और इसको हम पढ़ते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट, लेफ़्ट हैंड लिमिट।
और तीसरी हमारे पास आ जाती है जिसमें हम कोई भी साइन नहीं लिखते, ना हमने ऊपर पॉजिटिव लगाया ना नेगेटिव लगाया, सिंपल x जो है वो x0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये सिंपल लिमिट होती है एज x अप्रोचेज x0 इज इक्वल टू L। इसमें हम ना तो लेफ्ट साइड का जिक्र करते हैं ना ही राइट साइड का, डायरेक्ट आपने सिर्फ वो वैल्यू पुट कर देनी होती है। तो ये थी नोटेशन कि आपने लिमिट को लिखना किस तरह से और पढ़ना किस तरह से। एग्जाम्पल देख लें, हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है, लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई बाय x। अब देखें x जो है वो किसको अप्रोच कर रहे हैं, 0 को अप्रोच कर रहे हैं, यानी अगर हम इस x की जगह 0 पुट करते हैं, इस x की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो ओवर के नीचे तो 0 नहीं आ सकता ना, ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसलिए कहते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा उसकी कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसका आंसर अनडिफाइन आता है, इसलिए इसकी कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं होगी। एज इट्स ग्राफ ऑसिलेट बिटवीन 1 एंड -1। साइन का आपको ना वैसे भी पता होना चाहिए कि साइन का जो फंक्शन होता है उसकी डोमेन तो यानी कोई भी नंबर हम उसके अंदर पुट कर सकते हैं, लेकिन रेंज जो होती है ना हमेशा -1 से 1 के दरमियान होती है। ये साइन की रेंज, ये MCQ भी आ सकता है आपको कि साइन फंक्शन की रेंज जो है वो हमेशा -1 से 1 के दरमियान होती है। यानी रेंज क्या होती है, बेसिकली y वैल्यूज़ होती है ना, तो y की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 है, नेगेटिव यहाँ पे -1 है, तो ये इसी के दरमियान ऑसिलेट करता रहेगा, यानी x की वैल्यूज़ तो चेंज होती जाएंगी, लेकिन ये 1 से ऊपर नहीं जा सकता और -1 से नीचे नहीं आ सकता, हमेशा इन्हीं दो वैल्यूज़ के दरमियान ये ऑसिलेट करता रहता है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है और कब एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट जो है हमेशा किसी भी फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, अगर कुछ फंक्शंस में एग्जिस्ट करती है, कुछ में नहीं कर सकती, ठीक है। और अगर किसी फंक्शन में एग्जिस्ट ना कर रही हो तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं DNE, यानी डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या उसको DNE भी लिख सकते हैं। अब लिमिट एग्जिस्ट ना करने की दो रीजंस हैं हमारे पास यहाँ पे। पहली रीज़न है ऑसिलेशंस, जैसे यहाँ पे आपने देखा साइन फंक्शन के अंदर ऑसिलेशंस हो रही हैं, तो जहाँ पे भी किसी ग्राफ में ऑसिलेशंस होंगी इसका मतलब है वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी रीज़न आती है अनबाउंडेडनेस। अनबाउंडेडनेस जो है वो दो तरह की हो सकती है, अनबाउंडेड इंक्रीज भी हो सकता है फंक्शन के ग्राफ में और अनबाउंडेड डिक्रीज भी हो सकता है। अनबाउंडेड का मतलब क्या है कि आपको ना बाउंड्रीज यानी लिमिट का नहीं पता। जैसे ये आपको यहाँ पे ग्राफ नज़र आ रहा है, इसमें देखें y की वैल्यू ऊपर इंक्रीज़ कर रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी अगर हम देखें तो y ऊपर इंक्रीज़ करता जा रहा है, लेकिन ये ऊपर कहाँ तक जाएगा हमें उसकी नहीं पता वैल्यू, यानी ये अनबाउंडेड है, ठीक है, इसे हम कहते हैं अनबाउंडेड। तो यहाँ पे हम कह देंगे देयर इज़ इंक्रीज इन y विदाउट बाउंड, कोई बाउंड्री नहीं है, ये इंक्रीज़ करता जा रहा है, इसलिए लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये अनबाउंडेड इंक्रीज़ है, और अगर अनबाउंडेड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो ग्राफ के अंदर तो वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह से इस ग्राफ के अंदर देखें तो y की वैल्यू नीचे की तरफ डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन कहाँ तक डिक्रीज़ हो रही है हमें ये नहीं पता, ठीक है, हमें उसकी बाउंड्री का नहीं पता। देयर इज़ डिक्रीज़ इन y विदाउट बाउंड, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये था आज का लेक्चर, बहुत छोटा सा टॉपिक था, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन है फिर भी आप लोगों का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस दिया जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट भी लाजमी करके जाइएगा। थैंक यू।